बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर वक्त दिल की घबराहट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हर वक्त पैनिक, हर वक्त जो है वो दिल में डर, कुछ हो जाने की फ़िक्र, कुछ आगे परेशानी आने वाली है या वट जो भी आगे की सोच है, उसको हम कैसे जो है वो ख़त्म करें। पैनिक अटैक पे तो मेरी पहले भी वीडियो बनी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि आप रेफरेंस के लिए मैं एक तो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा और दूसरी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ। मैं चाहूँगा आप उस वीडियो को लाजमन देखें। मोस्टली लोगों की कंप्लेन होती है कि आप जो है वो हम वीडियोस तो सारी देखते हैं, लेकिन हमारी जो है ना वो आउट ऑफ सिचुएशन नहीं आ रहे, मतलब हम उस प्रॉब्लम से निकल के बाहर नहीं आ पा रहे। हम क्या ऐसा करें कि हम अपनी उस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ जाएं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होती है कि कुछ लोग तो अमल नहीं करते, वीडियोस देखते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वो अमल भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उस सिचुएशन में होते हैं कि जिस सिचुएशन में कोई भी चीज़ जो है वो असर नहीं करती। हाल कि इंसान उस सिचुएशन में माइंड को प्रोग्राम करके बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बड़ी एनर्जीज लगाता है इंसान, तो उन चीज़ों से निकल के बाहर आता है। मैंने 8 साल अपने इन्वायरमेंटल में जो डिप्रेशन था उसको जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश की, बट मैं नहीं कर सका। बट मैंने 3.5 साल अपने आप को ये ट्रेन करने में लगा दिए कि इट्स ओके, अगर ये डिप्रेशन है, अगर ये एंजाइटी है, अगर ये पैनिक इन्वायरमेंट है मेरे नज़दीक, तो इट्स ओके, मुझे इसी में रहना है, मुझे इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो हर बंदा जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, और हर बंदा ये सोचता है कि मैं उसे फ्री कोच कर दूंगा। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, फ्री कोचिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है, और जब आप प्रोफेशनली किसी कोच की बात करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि जो लोग हैं उनकी हम कोशिश करते हैं कि उनको फ्री कोच कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर इंसान इस सोच के साथ आता है कि फ्री कोचिंग ही मिलेगी, तो फिर वो गलत हो जाता है, हमारे लिए बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। एक लड़का जो कि सच में बहुत ज़्यादा, जिसने मेरी वीडियोस देखी, उसने अपने ऊपर 110% वीडियोस को इम्प्लीमेंट किया, और लिटरली अगर मैं किसी बंदे से इम्प्रेस हुआ हूँ ना, कोई ऐसा बंदा जो मैं कहूँ कि जिसने मेरी वीडियोस पे 110% अमल किया है, उनको देखा है, उनसे कुछ गेन किया है, तो वो यही लड़का। एक लड़के ने हमारी टीम से कांटेक्ट किया, सर से बात कराएं, सर से बात कराएं, मैं बहुत परेशान हूँ सर, जो कहते हैं वीडियोस में मैं करता हूँ, और लिटरली वो करता था। अब मैं आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन शेयर करने वाला हूँ कि इस सिचुएशन में आपको किसी भी बात का असर ही नहीं होता। फिर होता है, लेकिन उसके लिए फिर जो है ना वो मेथड भी लगाना पड़ता है, ज़्यादा प्रोग्राम करना पड़ता है माइंड को, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इंसान उस पे नहीं जा पाता, लेकिन करंट सिचुएशंस को डील करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। लड़के ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे सारी अपनी स्टोरी सुनाई कि जी मैं इस तरह हूँ, मुझे 24/7 जो है मैं घबराता रहता हूँ, मेरा दिल की धड़कन तेज़ रहती है, मुझे घबराहट रहती है, मेरे दिल में ऐसी घबराहट है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने उस लड़के की पूरी बात सुनी और उसको मैंने कुछ चीज़ें बताई कि यार आप ये चीज़ें करो, लेकिन उसने कहा जी मैं तो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और मैंने कहा शायद वैसे मुझे कह रहा है और ये ना करता हो, तो मैंने कहा यार आप दोबारा शुरू कर दो। उसने दोबारा शुरू की, फिर मुझे मैसेज करना शुरू हो गया, सर मेरी बहुत बुरी हालत है, मैं बहुत बुरी एक सिचुएशन में गुजर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंजाइटी है। तो मैंने फिर उससे पूछा कि यार आपको ये क्यों हो रहा है, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इन पे अमल तो करो, यकीन के साथ अमल करो। उसने कहा जी मैं यकीन के साथ अमल कर रहा हूँ। अब मेरे दिल में भी था कि कोई ना कोई चीज़ है जो ये मुझसे छुपा रहा है, जो मुझे बता नहीं रहा। मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी नहीं, जो बातें मैंने आपको बताई थी वही बातें हैं। अब ये बहुत बड़ी गलती होती है कि जब हम किसी से मशवरा लेते हैं या किसी से कुछ पूछते हैं, तो हम उसे ठीक से बताते ही नहीं है कि यार ये चीज़ें हैं और ये प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, और इनके बैकएंड पे ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब तक आप ये नहीं बताएंगे ना, कोई कभी भी आपको जो है ना उससे रिलेटेड कोई मशवरा नहीं दे सकेगा। मैं तकरीबन एक रात उठा, कोई तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही। मैंने जब देखा तो सेलफोन की लाइट जो थी ना वो जल रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जैसे कोई कॉल कर रहा है। तो मैंने जब उठ के देखा तो वो लड़का मुझे बार बार कॉल कर रहा था। मैंने उसकी कॉल को अटेंड किया, मैंने कहा हाँ क्या हुआ, खैरियत है सब? कहता सर मुझे बचा ले, मुझे सांस ठीक से नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। मैंने कहा यार देखो, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, क्या तुम सच पे उन पे अमल कर रहे हो? अगर तुम उन पे अमल कर रहे हो तो तुम पे असर क्यों नहीं हो रहा? कोई गलती फाइंड आउट करो। उसने कहा सर सच में कसम खाने को तैयार हूँ, मैं आपकी बातों पे अमल कर रहा हूँ। फिर मुझे शक जो था वो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने कहा तुमने कोई ना कोई मुझसे बात ज़रूर छुपाई है। उस लड़के ने सच में कहा कि सर मैंने आपसे एक बात छुपाई है, जिसकी वजह से मुझे ये पैनिक जो है ना वो सिचुएशन हो रही है।
मैं हमेशा कहता हूँ रीज़न को फाइंड आउट करो। जब आप रीज़न को फाइंड आउट करके उसको डील करोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को वैसे सॉर्ट आउट कर लोगे, क्योंकि आप डर से जितना डरोगे ना, डर आपको उतना डराएगा। मैंने कहा मुझे बताओ बात क्या है। अब वो लड़का बड़ा परेशान था, उसने कहा सर प्रॉब्लम जो है ना वो मेरी भाभी की तरफ से है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या है, मुझे खुल के ज़रा बात बताओ। वो बात बताते बताते बेचारा इतना डर रहा था कि उसके वर्ड्स उसका साथ नहीं दे रहे थे, उसके बात नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, क्या, ज़रा ज़रा खुल के बताओ। कहता सर मेरी भाभी जो है ना वो मुझे ब्लैकमेल करती है। मेरी भाभी मुझे इस तरह ब्लैकमेल करती है कि जब वो मुझे, मतलब मुझे कोई भी गलत काम मुझसे करना चाहती है। मैंने कहा यार गलत काम किस तरह, मुझे थोड़ा आप डिटेल से बताओ कि सारी बात क्या है। वो कहता है कि मैंने अपनी भाभी को कुछ अर्सा पहले एक आदमी के साथ जो है ना वो गलत काम करते देख लिया, तो मैंने यही समझा कि मैं इस बात को अपनी तक ही दबा लेता हूँ। अगर मैंने अपने बड़े भाई को बताया तो डिवोर्स हो जाएगी और फ़ायदा कोई नहीं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरी भाभी जो है वो इस बात को समझ जाए और वो तौबा कर ले, लेकिन मेरी भाभी इस बात को नहीं समझी। कुछ ही दिन बाद मैंने फिर अपनी भाभी को एक जो है वो आदमी के साथ देखा और मैंने इस दफ़ा जो था उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरी भाभी उस टाइम, उन्होंने पूरी मेरे से माफ़ी मांगी, मेरे पाँव पकड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे भाई की इज़्ज़त हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो मैंने बस अपने भाई का घर बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कोई इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम लाइक एक को तलाक दें और दूसरी घर ले आएँ, या मेरे भाई जो हैं वही घर चलाते हैं। मैं तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे 15-16 साल का था। तो भाभी ने उस टाइम तो माफ़ी मांग ली, लेकिन भाभी के दिल में कोई बात थी जो मुझे नहीं पता थी। कुछ दिन बाद मेरी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि इधर आओ, ये ज़रा काम कर दो। मैं कमरे में गया, जैसे ही मैं कमरे में गया तो मेरी भाभी ने ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने कपड़े फाड़ लिए, जैसे वो एक फ़िल्मी सीन होता है। मुझे तो यकीन ही ना आए कि ये रियलिटी में हो रहा है, सबके फ़िल्म में हो रहा है। मैं परेशान हो गया, मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सका और मेरी भाभी ने ऊंची ऊंची शोर डाल दिया। मेरे घर वाले सारे इकट्ठे हो गए, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया कि ये तुमने क्या हरकत की है, तुम्हें नहीं पता भाभी का एक मुकद्दस रिश्ता होता है, ये होता है, वो होता है। मेरे भाई ने मुझे मारा, मेरी माँ ने मेरी बात ना सुनी, मेरे बाप ने मेरी बात ना सुनी। तो सब ने कहा अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। मैंने भाभी से माफ़ी मांगी और मैं उस टाइम पे बड़ा पैनिक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरी भाभी उस पूरी सिचुएशन को वो ऐसे कर रही थी कि जैसे उसको पूरी जो है ना वो पूरी उसने प्लानिंग की हुई थी उस चीज़ की कि उसके बाद क्या होगा। फिर मैंने सबके सामने उससे माफ़ी की मांगी। कुछ दिन बाद मेरी भाभी ने मुझे अपने कमरे में दोबारा बुलाया और कहा कि अगर तुम कमरे में नहीं आए तो फिर मैं वैसा कर दूंगी। मैं दोबारा कमरे में गया और मुझे गलत काम के लिए उकसाया उसने। मैंने बड़ी मुश्किल से इनकार किया और मैं उस कमरे से निकल के बाहर आ गया। अब मेरी भाभी, जैसे ही मेरा भाई घर नहीं होता, मुझे पूरे का पूरा जो है वो बुरे काम के लिए उकसाती है, मुझे गंदे गंदे मैसेजेस करती है और मेरी तरफ वो चाहती है कि मैं किसी तरह जो है ना वो उसकी तरफ चला जाऊं। और इस चीज़ को लेके मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता हूँ। मैं गुनाह नहीं करना चाहता, मैं गुमराही का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहता। वो मेरी भाभी है, वो मेरी इज्जत की जगह है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं किसी को बताऊंगा भी तो कोई मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करेगा। लिटरली जब मैंने भी ये लड़के की बात सुनी तो एक दफ़ा तो मुझे लगा कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो, और एक दफ़ा ये भी ख्याल आया अगर ये झूठ बोल रहा हुआ तो। मैंने कहा आपके पास कोई मैसेजेस, कोई प्रूफ? कहता जी सर हैं, सारे प्रूफ्स हैं। अब उस लड़के को मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे प्रूफ्स दिखाओ, लेकिन मुझे उसकी बातों से, काफ़ी चीज़ों से जो थी वो सच्चाई नज़र आना शुरू हो गई। मैंने कहा यार आपने अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना कैसे है, पहले ये सोचो। आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी मेडिटेशन कर लो, जितनी मर्जी जो है वो वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, फूड अच्छा कर लो, जब तक प्रॉब्लम आपके सामने है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, आप कैसे उससे भागते रहोगे? देखो आप नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, अल्लाह से मदद मांगते हो और अल्लाह ताला से सच्चा और सीधा रास्ता मांगते हो कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो अल्लाह भी तो यही फरमाता है ना कि जो आपके सामने प्रॉब्लम आई है उसका हल करो। अभी आपके साथ प्रॉब्लम आई है, आप इसका हल क्या देखते हो? जब मैंने उस लड़के से हल की बात की तो वो बेचारा इतना पैनिक हो गया। वो कहता था सर मेरी भाभी के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बड़े लोगों से हैं, अगर मैं उसके खिलाफ कुछ बोलता हूँ तो वो मुझे बहुत नुकसान पहुँचाएगी, मेरे भाई को नुकसान पहुँचाएगी, हम लोग बहुत गरीब हैं। मैंने उस लड़के को समझाया, मैंने कहा देखो यार ये तुम्हारा एक डर है। ब्लैकमेल वही इंसान करता है जो कमज़ोर होता है, और ब्लैकमेल वही इंसान होता है जो कमज़ोर होता है, जो खुद को कमज़ोर समझता है। तुम अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़ दो। अगर तुम्हें वो ब्लैकमेल कर रही है
तो सबसे पहले तो एक एविडेंस इकट्ठा करो कि तुम्हारे पास एक एविडेंस होना चाहिए। जैसे तुम कह रहे हो तुम्हारे पास जो है वो स्क्रीनशॉट्स हैं, कहता है जी सर है मेरे पास। तो मैंने कहा तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, तुम ये स्क्रीनशॉट किसी को दिखाओगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। कहता है नहीं सर कोई नहीं करेगा। मैंने कहा फिर थोड़ी सी ना नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आप चाल ये चलो कि आप अपनी भाभी की कोई ना कोई वीडियो बना लो, कोई ना कोई ऐसा एक एविडेंस रख लो जिसके बाद आपको जो है ना एक सॉलिड किस्म का एक्शन लेने में आसानी हो जाए। उस लड़के ने ऐसा ही किया, उसने एक वीडियो बनाई और मैंने शर्त रखी उसके साथ, वादा उसने मेरे साथ किया कि सर मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। और मैंने कहा ये देखो अल्लाह ताला से हिम्मत मांगो कि अल्लाह ताला आपको इस जंगल से निकलने के लिए हिम्मत दे। और सच में वो लड़का बेचारा जो इतना पैनिक था, इतना परेशान था, जिसका रंग उड़ गया, जिसके लाइक बीमार पे बीमार रह रहा था विदाउट एनी रीज़न, उसने अपनी भाभी की जब वीडियो बना ली, सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा सिंपल सा काम करो, घर में अपने भाई को बिठाओ, सबको बिठाओ और भाभी आपकी है चालाक, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। जहां कहोगे जो कहोगे देख लेंगे इनको, जो जैसे ये कर सकते हैं आपने डरना ही नहीं। आप समझो आपका बड़ा भाई इधर है, बस आप जो है ना मेरे कहने पे एक इनिशिएटिव ले लो। उस लड़के ने सबको बिठाया और जो है वो इसी तरह दिखाई वीडियो देखने के बाद उसकी भाभी तो एकदम रंग बदल गई। बड़ी कोशिश की उस औरत ने कि किसी तरह मैं इस लड़के को झूठा साबित कर दूं, लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ कि वो औरत झूठी साबित हो गई। और जैसे ही वो औरत झूठी साबित हुई, उस घर में बड़ी मुश्किल से सुलह सफाई का जो है ना वो मामला हुआ। और बशर्त इस बात पे उस लड़की को छोड़ा गया कि वो अपने प्रीवियस गुनाहों से तौबा करती है और दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करेगी। बड़े भाई ने भी छोटे भाई का साथ दिया, माँ बाप ने भी छोटे अपने बेटे का साथ दिया और ये मामला बड़ी जो है वो तरीके से सॉर्ट आउट हो गया। अब जैसे ये मामला सॉर्ट आउट हुआ, उस लड़के ने खुद माना कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे एक रात सुकून की नींद आई, वो वही रात। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो गई। और उस औरत को भी पता चल गया कि अगर मैं कुछ इसके साथ गलत करूंगी तो अब ये मेरे साथ गलत करेगा और अब ये बाज नहीं आएगा। उसके पास पूरी वीडियोस, पूरे एविडेंस, जो कुछ भी था, मैंने कहा वो आप डिलीट कर दो, लेकिन इसको नहीं बताना आपने कि आपने वो डिलीट कर दिया। और कर ले अब ये जो कर सकती है, अब ये आपके साथ कुछ भी नहीं करेगी। इसके पास जितने भी पावे, जो कुछ भी इसने पाले हुए हैं ना, वो सब बेकार है। क्योंकि बुरा बंदा जो है ना वो आपके साथ खड़ा तो होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसमें उसकी भी बदनामी है, वो फौरन से पहले आपसे पीछे हट जाता है। ये हम शरीफों का मसला होता है कि कभी किसी के साथ खड़े नहीं होते। तो जब तक आप उस पैनिक, उस घबराहट को देने वाली सिचुएशन को ख़त्म नहीं करोगे तो आपकी घबराहट कैसे ख़त्म होगी, आपके पैनिक अटैक्स कैसे ख़त्म होंगे। मैं खुद एक 5 साल एक ऐसी सिचुएशन में रहा हूँ जिसमें मैं 24/7 पैनिक रहा हूँ, घबराता रहा हूँ, परेशान रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने फैसला किया कि यार मुझे इस सिचुएशन से लड़ना है, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। मैं निकल आया, और जब मैं निकल आया तो मैंने देखा तो यार प्रॉब्लम तो वहाँ कोई थी ही नहीं। सो आप भी इस बात को रियलाइज़ करो कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूरी है कि आंखें बंद कर लेना कबूतर की तरह और यही सोचते रहना कि कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये गलत बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर रही है, तो उसको ट्रिगर को रोको, ना कि आप उस टाइम पे खुद को जो है वो भी करो। आप लॉन्ग ब्रीथिंग भी करो, एक्सरसाइज भी करो, वॉक भी करो, ये सारी चीज़ें जो मैं वीडियोज़ में बताता हूँ ये भी करो, लेकिन उस प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट करो ना यार। प्रॉब्लम का पहले सॉर्ट आउट होना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है ना वो आप प्रॉब्लम में आ रहे हो। हमारा मकसद एक ही है कि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें और मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकें। खाम खा खुद को डिप्रेशन ना दो, खाम खा खुद को एंजाइटी ना दो, अपनी आदत को बदल दो। देख लो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बेहतर से बेहतरीन हो जाती। तो वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।